तो अभी जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का आप देखेंगे 6th चैप्टर है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसकी स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स जो रहेंगे उसको अपने मतलब बेस के लिए कलेक्ट करते हैं एंड देन फिर हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन को कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है एंड देन हम समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले मेनली हम लोग ये दो पॉइंट्स समझेंगे एंड देन हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी और ये दो पॉइंट्स क्लियर करने। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं एंड देन फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि एक प्लेन मिरर है जिसका, अच्छा मिरर का क्या हिसाब किताब रहता है। मिरर का एक साइड जो रहता है वो यहाँ पर देखेंगे कोटेड सरफेस रहेगा, कोटेड होगा, और दूसरे साइड देखेंगे जो वो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। तो ये x ये y, आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो x y है वो एक प्लेन मिरर है। इसमें क्या रहेगा आप देखेंगे नॉर्मल है। ओके, अब यहाँ पे लाइट जो है वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो आएगी और किसको हिट करेगी। यहाँ पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो हिट कर रही है मिरर को। ठीक है, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कम्स एंड हिट टू द मिरर, हिट ऑन द मिरर, ये क्या होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड बाउंस बैक हो जाएगी। रिफ्लेक्ट बोलो या बाउंस बैक बोलो, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में। देखिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। लाइट जो है वो सेकंड मीडियम में एंटर नहीं करती है, जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं यहाँ पर, अच्छा ये है नॉर्मल आपका, मान लीजिए कि ये m और ये है n, ये है a ये b। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, an जो है वो आपका इंसिडेंट रे है, nb जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और इसके अलावा mn जो है आपका वो क्या है नॉर्मल है, और xy जो है आपका वो है प्लेन मिरर। ओके, यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में जो एंगल, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। ओके, तो अभी ये सब टर्म्स को हम लिख लेते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, और देन फिर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन समझेंगे एंड देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट xy। तो xy क्या है, प्लेन मिरर है हमारा, प्लेन मिरर। ओके, xy हमारा प्लेन मिरर है, mn क्या है नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे an जो है वो इंसिडेंट एंड इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और nb जो है आपका वो आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, और इसके बाद हमारा जो एंगल I है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस है। ओके, एंगल R जो है आपका वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये टर्म्स थे जो इसमें मतलब है। ओके, तो ये टर्म्स हम लोग ने यहाँ पर कैरी कर लिया है। ओके, तो ये आप क्या करेंगे जब भी आप रिफ्लेक्शन को बता रहे हैं तब आप ये चीज लिखकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द वन मीडियम हिट ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, देयर इट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। की लाइट की जो रे है वो एक मीडियम से आती है और इसके अलावा मिरर के सरफेस को हिट करती है और फिर से उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, दूसरा टर्म है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन होगा तो उसके क्या क्या लॉ होंगे, मतलब वो क्या क्या चीजें होंगी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबे करेगा। तो इसमें तीन बातों को अपने को याद रखना है, इसमें तीन बातों को याद रखना है। सबसे पहली बात, और फिर यहाँ पे दूसरी, चलो देखिए पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि हमेशा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आप देखेंगे तो सेम प्लेन, ये है प्लेन, इस सेम प्लेन पे ही लाई करती है। तो यहां पर ये आपका बन गया पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
and normal lies on the same plane. Incident ray, reflected ray and normal lies on the same plane. Lies on the same plane. Same plane पे lie करते हैं. ओके, दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे आप, तो दूसरा जो लॉ है वो क्या होता है, क्योंकि ये आपके बुक से रिलेटेड नहीं है, मतलब आप देखेंगे कि जस्ट एक आपका बेसिक क्लियर करा रहा हूं, इसलिए मैं बस ऐसे ही बताता चल रहा हूं, ठीक है. अगर आपको नोट डाउन करना रहेगा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है वो हमेशा इंसिडेंट रे और जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के हमेशा अपोजिट साइड में होंगे. देखिए, इंसिडेंट रे इस साइड में है और नॉर्मल ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे इस साइड में है. तो यहाँ पर वही बात बोला है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल. ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड में लाई करेंगे. ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया. तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. यानी एंगल I इक्वल टू हमेशा एंगल R होगा. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब सबसे पहले हम लोग तीनों लॉ को फटाफट कैरी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो मैंने क्या बताया, व्हेन द रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम एंड हिट ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फिर मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन. लाइज ऑन द सेम प्लेन. उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो ये है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल. अपोजिट साइड पे लाई करेंगी. और तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तीन बातें यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं. चलो, अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो चुका है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो देखो, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं. यहाँ पे इसके डायग्राम को क्लियर करते हैं, देन इसका आगे की बातों को हम लोग नोट डाउन करेंगे. चलो, सबसे पहले देखिए होता क्या है. रिफ्लेक्शन के लिए मिरर की जरूरत होती है. रिफ्लेक्शन के लिए मिरर की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए मिरर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन थोड़ा आप वर्डिंग में कंफ्यूज मत होना, रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन के लिए लेंस की जरूरत होती है. लेंस. ओके, तो ये लेंस है और मैं मान के चलता हूं कि ये है मेरा नॉर्मल. तो जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसके डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज होता है. आप देखेंगे कि इसका रियल ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये था, लेकिन इसका आप देखेंगे कि कुछ डायरेक्शन में ये चेंज आ चुका है. डायरेक्शन ये होना चाहिए था, जबकि डायरेक्शन में चेंज आ चुका है. और ये जो चेंज आया है डायरेक्शन में, इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है. अब इसका डेफिनेशन बनाते हैं. तो डेफिनेशन क्या होगा? when the ray of incident ray of light comes from one medium and going in the second medium, the direction of light यहाँ पर will be changed. The direction of light will be changed. That is called refraction of light. इसी को क्या बोलते हैं? refraction of light. तो यहाँ पर लिखते हैं पहले कुछ बातें. तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि जो XY है मेरा, ये क्या है? प्लेन लेंस. ये क्या है? प्लेन लेंस. यहाँ पर MN जो है मेरा, ये क्या है? तो जो MN है मेरा, ये यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि ये है पॉइंट O. ओके, इसको मान लेते हैं कि ये है A, इसको मान लेते हैं कि ये है B. यहाँ पर इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये है I और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है R. ओके, अब मैं यहाँ पे जो टर्म्स इंक्लूडेड है उनको लिखता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, XY जो है आपका वो है प्लेन लेंस. ओके, इसके बाद आपका जो MN है वो है नॉर्मल. तो MN इक्वल टू ये क्या है? नॉर्मल लाइन. आपका क्या है? नॉर्मल लाइन. इसके बाद आप देखेंगे कि MN आपका नॉर्मल लाइन हो गया. AO आपका क्या है? तो AO आपका इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे.
इंसिडेंट रे। इसके बाद आप देखेंगे ओबी आपका क्या है, तो ओबी आपका रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब इसके बाद क्या है? एंगल आई क्या है? तो एंगल आई जो होता है वो है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। यहां पर एंगल आर क्या है? ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, तो ये हम लोगों ने क्या इंक्लूड कर लिया? जो इसमें टर्म थे उनको देख लिया। ये क्या है? हमने समझ लिया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा? व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हिट ऑन द सरफेस ऑफ, हिट ऑन द सरफेस ऑफ क्या? लेंस, एंड बाय यहां पर गोइंग इन द सेकंड मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंजिंग, द लाइट, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट यहां पर विल बी चेंज। देखो यहां पर डेफिनेशन में पढ़ दे रहा हूं एक बार, विल बी चेंज वही सारी बातें लिखी होंगी। Light change its direction when going from one transparent medium to another transparent medium। वही बात है कि जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जो होती है वो जाती है, गोइंग, देन इट इज कॉल्ड क्या? इसके डायरेक्शन में जो क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा, उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये क्लियर हो गया? तो आपको जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा तो आप डायग्राम वगैरह बना के इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। देन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले देखो, पहले के जो दो लॉ हैं ये वही हैं जो हम लोग ने अभी तक कवर किए हैं। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों सेम लॉ हैं। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या था? यही था कि इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों लाई करेंगे सेम प्लेन पे। ये तीनों कहां लाई करेंगे? सेम प्लेन पे, और यहाँ भी ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपका क्या बनेगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये आपका पहला बन गया। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? आप देखेंगे वही चीज कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज अपोजिट साइड में लाई करेंगे। देखो ये इस साइड है, ये इस साइड है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी वो हमेशा अपोजिट साइड में होगी, विपरीत साइड में होगी। किसके? नॉर्मल के। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो जो रहेगा वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर रहेगा। याद रखना चाहिए, साइन आई एंड साइन, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा। यहाँ पे n क्या है? कांस्टेंट नंबर है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, इसको ही हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए ये तीन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने कवर कर लिया है। तो अभी तक हम लोग ने रिफ्लेक्शन कवर कर लिया, रिफ्रैक्शन का, यहाँ पर रिफ्रैक्शन कवर कर लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कवर कर लिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कवर कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे हमको एक बेसिक कुछ टर्म्स दिए हैं तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको एक ग्लास स्लैब दिया है, ग्लास स्लैब दिया है और उससे रिलेटेड कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे आपके बुक में दिया उसी हिसाब से, और इससे कहां से कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अक्सर बने हैं, मतलब इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे आपके बुक वगैरह में दिया है सेम पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ और फिर बता देता हूँ कि यहाँ से कैसे क्या क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ओके, ये नॉर्मल है। ओके, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आई, फिर ऐसे आई और फिर ऐसे गई। ओके, अच्छा, यहां पर अगर देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले आपको ग्लास स्लैब का नाम क्या दिया है? पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। ओके, अच्छा, ये क्या है? एयर। एक मीडियम क्या है? एयर है। दूसरा मीडियम जो है वो क्या है? ग्लास यानी कांच। और फिर से हमारा जो नया मीडियम है वो है एयर। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला मीडियम, दूसरा मीडियम और फिर पहला मीडियम। और फिर यहाँ पे लिखा क्या गया है कि A और N और M। ओके,
ए बी और ये है आपका यहाँ पर एन और उसके बाद एम। ओके, यहाँ पर है एन और ये है एम आपका। ओके, यहाँ पर है आई और उसके बाद यहाँ पर आर दिया है, दूसरा I1 दिया है। ओके, ये आर दिया है आपको और ये I1 दिया है और यहाँ पर आपको E दिया होगा, इमर्जेंट एंगल होता है। ओके, क्लियर है? C और D। अच्छा, A और B आपका हो गया और यहाँ पर ऐसे ही C और D है। ओके, अब मैं थोड़ा यहाँ से हर एक बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा क्लियर करके रखना, जहां जितने पॉसिबल चीजें बनेंगी आप नोट डाउन करना। ओके, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी टर्म्स इंक्लूडेड है उनको लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका P Q R S है ये एक ग्लास स्लैब है। तो P Q R S जो है वो एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब मतलब कांच का टुकड़ा है रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि आप देखेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी नॉर्मल है। ठीक, ये आपकी लाइन दोनों नॉर्मल है, आप इसको चाहो तो नेम दे सकते हो लेकिन इंपॉर्टेंट इतना तो नहीं है। ठीक है, ए बी जो है वो इंसिडेंट एंगल है। ए बी जो है वो इंसिडेंट रे है। उसके बाद बीसी जो है आपका वो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। और इसके बाद आप देखेंगे जो आपका सीडी है वो इमर्जेंट रे है, इमर्ज हो रही है, निकल रही है, इमर्जेंट रे है आपका। ओके, इमर्जेंट रे है। इसके बाद यहां पर एंगल आई जो है वो है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। ओके, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि एंगल आई आपका हो गया, एंगल आर क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। अच्छा, यहां एक काम की चीज है एंगल ई, एंगल ई है इमर्जेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल। ओके, कोई बात नहीं। तो ये हमारे यहाँ पे मतलब इतने पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब एक बार मैं फिर से सब कुछ को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो AB है वो इंसिडेंस एंगल है, इसके बाद इंसिडेंट रे है और इसके बाद BC जो आ रही है आपकी वो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्ट हो रही है और जो इसमें से निकल रही है उसको आप इमर्जेंस रे आप बोलेंगे, इमर्जेंट रे। इसके बाद PQRS एक ग्लास का स्लैब है, एंगल I जो है वो इंसिडेंस एंगल है, एंगल R जो है वो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है और एंगल E जो है वो आपका क्या है? इमर्जेंट एंगल है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे जरा कि आपको अगर थोड़ा सा आपने ज्योमेट्री वगैरह देखा होगा तो उसमें ये बात लिखी गई होती है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका यहाँ पर R है और जो I1 है वो इक्वल होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, R इक्वल होगा I1 को। ठीक है, R इक्वल होगा I1 को और जैसे R इक्वल होगा I1 को वैसे ही I इक्वल होगा E को, वैसे ही I इक्वल होगा E को। एंगल I, एंगल R इक्वल है I1 को और एंगल I इक्वल है E को, ये बात को याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो AB है वो आप देखेंगे तो CD को पैरेलल होगा। AB जो है वो CD को पैरेलल होगा। AB आप देखेंगे कि CD को क्या होगा? पैरेलल होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से बनते रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पर इतनी बातें आपको यहाँ से जो डायग्राम आपको दिया है वो पता होना चाहिए। ये दो बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक टर्म है जो कि इसमें इंक्लूडेड है और ये रहा आपका डायग्राम। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक बात आपको और पता होना चाहिए कि एयर जो है वो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, जबकि आप देखेंगे जो आपका ग्लास है वो आपका डेंसर मीडियम है, डेंस है ना, तो डेंसर मीडियम। और फिर से आपका जो एयर शुरू हो जा रहा है और फिर से क्या है? रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। अच्छा, अब यहां से आपको ध्यान देंगे जरा कि जब लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, मतलब एयर से ग्लास में आ रही है, तो आप देखेंगे कि लाइट जो है वो नॉर्मल की ओर झुक रही है, वो नॉर्मल की ओर झुक रही है। यानी आप देखेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स मतलब झुकती है कहां? नॉर्मल की ओर। कहां झुकती है? नॉर्मल की ओर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार फिर से आप हो सके तो इसको यहाँ पर लिख लेना, ठीक है? So when the ray of light comes from rarer medium to denser medium, it bends towards the, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, तो ये है rarer medium, ये denser medium और ये फिर rarer medium। तो ray of light जब जो है
वो कहां से कहां, रेयर टू डेंसर मीडियम में आएगी, तो क्या होगा, वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। लेकिन जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर जा रही है, वो नॉर्मल से दूर जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये दूसरा पॉइंट कैरी करना है कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। ये दो बातें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। When the ray of light come from denser to rarer medium, it go away from the normal। लेकिन एक बात और पता होना चाहिए, अगर मेरी जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, अगर वो क्या यहाँ पर नॉर्मल को परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल को परपेंडिकुलर होगी, तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द डायरेक्शन, नो चेंज इन द डायरेक्शन। कब, जब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगी, किसको परपेंडिकुलर होगी, किसको परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पर नॉर्मल को परपेंडिकुलर होगी, तब इसके डायरेक्शन में कोई चेंज होगा नहीं, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। मतलब ऐसे अगर आई लाइट तो ऐसे ही चली जाएगी, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज होगा नहीं। तो ये तीन बातें हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया है। पहला क्या कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तब क्या होगा, दूसरा डेंसर से रेयर में आएगी तब क्या होगा, और तीसरा ये कि अगर वो नॉर्मल को परपेंडिकुलर रहेगी तब क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अब कुछ पॉइंट्स को एक बार इकट्ठा कर लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहे हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। देन सेकंड पॉइंट है व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो भी मैंने तीनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिए हैं। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वो भी मैंने कवर कर लिया। ओके, इसके बाद वो डायग्राम है ग्लास स्लैब का, उस ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है वो हमने पूरा देख लिया है, आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हम लोगों ने तीनों पॉइंट जो है वो इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देखा क्या कैसे होता है, उसमें थर्ड लॉ जो रहेगा उसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग प्रॉपर क्लियर करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उस पे भी हम उसको भी मतलब नजरअंदाज नहीं करेंगे, करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग पॉइंट कवर करने जा रहे हैं वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से, स्मॉल एन से। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हिसाब किताब होता है, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट की, लाइट की वेलोसिटी कैसी है, और लाइट की वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहला मीडियम पर, पहला मीडियम पर और दूसरा कलर पर, पहला मीडियम पर और दूसरा कलर्स ऑफ लाइट पर। देखो इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, अगर सेम लाइट है, मैं बोलूं कि एक व्हाइट लाइट ही है या फिर कोई भी लाइट है, अगर वो अलग अलग मीडियम से जाती है, जैसे ग्लूकोज से जा रही है, जैसे आप देखेंगे वाटर से जा रही है, जैसे आप देखेंगे कि ग्लास स्लैब यानी कांच से जा रही है, तो हर जगह पर उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो अलग अलग होगी। यानी मैं क्या बोलना चाहता हूं कि सेम लाइट हैज डिफरेंट वेलोसिटी इन द डिफरेंट मीडियम, ये पहली बात हो गई। लेकिन अलग अलग कलर की लाइट रहे और उसको मैं सेम मीडियम से पास करूंगा तो भी उसकी वेलोसिटी अलग अलग रहेगी, याद रख लेना। अब मीडियम सेम रहेगा, लाइट अलग। देखो अभी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मीडियम क्या था, मीडियम लाइट सेम थी, मैं यहाँ पे समझाता हूँ जरा, लाइट सेम थी, मीडियम अलग था, मीडियम डिफरेंट था, डिफरेंट था तो भी वेलोसिटी बदलेगी, मीडियम डिफरेंट था तो भी वेलोसिटी बदलेगी। और यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, लाइट डिफरेंट है मतलब अलग अलग कलर की है, लाइट डिफरेंट है और मीडियम सेम है, अब मीडियम सेम है, मीडियम सेम है तो भी लाइट की वेलोसिटी बदलेगी, तो भी लाइट की वेलोसिटी बदलेगी, और लाइट की वेलोसिटी बदलने का मतलब है कि लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखिए मेरी लाइट जो है, मैं मान लीजिए कि मेरी लाइट जो है
वो यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो सॉरी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है। ओके, अगर मेरी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो वेन लाइट रे, अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा v1, यहाँ पर लाइट होगा वेलोसिटी v2 और फिर से यहाँ पर v1। तो यहाँ पर क्या होगा, वेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो उसको आप लिखेंगे कि 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। देख लीजिए 1 एंड 2 मतलब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है। अब इसको इसका फॉर्मूला क्या होगा, v1 अपॉन v2। ये कब, जब ऐसा कुछ होगा तब, जब ऐसा कुछ होगा तब। लेकिन अगर लाइट जो है, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। लाइट अगर सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही है तो इसको आप कुछ इस हिसाब से लिखेंगे, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही है। अब जो आपका वेलोसिटी रहेगा वो v2 अपॉन v1 हो जाएगा, v2 अपॉन v1 हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों चीज आपको पता रहनी चाहिए। लेकिन तीसरी बात क्या बोला है कि अगर मेरी लाइट जो है वो यहाँ पर वैक्यूम से यहाँ आ रही है, वैक्यूम से आ रही है और वैक्यूम से आकर दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये इसको डिनोट किससे करते हैं, केवल n से डिनोट करते हैं, केवल n से डिनोट करते हैं। तो लाइट कहां से कहां आएगी, वैक्यूम से आएगी, सेकंड मीडियम में जाएगी, सेकंड मीडियम में जाएगी। ओके, सेकंड मीडियम में जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैंने बताया इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये जो है ये एक आप यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट लेस क्यों है, क्योंकि v1 अपॉन v2 है, इसकी यूनिट नहीं होगी। आप देखेंगे ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी दोनों की यूनिट आपस में कट जाती है, तो कोई भी यहाँ पर यूनिट मिलेगी नहीं। तो ये बात आपको पता रहना चाहिए कि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार सब कुछ समराइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट पे वो कैसे डिपेंडेंट करता है, मीडियम पे क्या, कलर पे क्या। फिर मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगा तो उसको कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा। देन सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा या उसको कैसे लिखते हैं। फिर मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर करा दिया, ये बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पर यूनिट लेस क्वांटिटी है। ओके, इतनी बात आपको इंक्लूड करके चलनी है, तो इससे बाहर से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से कुछ पॉइंट्स है आपके बुक में एज इट इज, हो सकता है वो पॉइंट्स आपको पूछ लिए जाएंगे, तो थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 पॉइंट यहाँ पर 42 दिया है, 4243 कुछ भी हो सकता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, जबकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स आपको एकदम याद रखने चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये दो बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये मे भी आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये क्लियर होने के बाद कुछ फैक्ट पॉइंट्स हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, मिराज हो गया, इसके अलावा लूमिंग हो गया, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि है। तो इसको अभी लाइन से कवर करते हैं, देखते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट ऐसा है जो हम लोग अभी थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखो, अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है पहले ये क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखो मामला क्या है। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये कोई पर्सन है, अगर ये कोई पर्सन है, ठीक है, तो और यहां पर कोई स्टार है। ओके, ठीक, ये कोई स्टार है यहां पर, तो होगा क्या। अब देखेंगे कि ये स्टार और ये पर्सन के बीच में बहुत सारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं।
बहुत सारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। और जब ये यहाँ पर ये स्टार जो है ये अपनी लाइट को यहाँ से इस पर्सन के पास भेज रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं और आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे एटमॉस्फेयर जो रहता है वो स्टेशनरी नहीं रहता है, उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, और ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो चेंजेस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्लियर है? अच्छा, अभी होगा क्या कि जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है तो आप देखेंगे कि रे ऑफ लाइट जो है वो आएगी, तो यहाँ पर आएगी इधर पर, फिर आप देखेंगे उसका रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देखेंगे और ऐसे करके ये पहुंचेगी। ठीक है, तो उसका वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। और आप देखेंगे कि अब एक नॉर्मली ऐसे भी डायग्राम समझ लेते हैं, फिर आपको शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से ये आप तक पहुंचेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेंट होते हुए आप तक पहुंचेगा, लेकिन मामला ये है बेंट क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअसली उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब मेरे ब्रेन को ये बात पता है, मेरे ब्रेन को ये बात पता है कि लाइट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाएगा, आप देखेंगे मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, अब ये इसका क्या था और ये इसका क्या है, ये इसका रियल पोजीशन है, ये इसका रियल पोजीशन है, जबकि ये इसका इमेजिनरी पोजीशन है। ये है रियल पोजीशन, रियल पोजीशन, और ये है इमेजिनरी पोजीशन जहां पर आपको इमेजिन हो रहा है, इमेजिनरी पोजीशन। ओके, ये है आपका रियल पोजीशन, ये रियल पोजीशन है और ये इमेजिनरी पोजीशन। तो आपसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, जितने पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आप देखेंगे, अभी उसके बाद बात करेंगे। देखो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो स्टार है वो अपने रियल पोजीशन से थोड़ा हाइट पर पता चलता है, मतलब उसके मतलब रियल पोजीशन जो है उससे थोड़ा अलग हाइट पे आपको पता चलता है, तो वो किसकी वजह से पता चलता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। इसमें भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जिम्मेदार बता सकते हैं कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, क्योंकि आपको बताना है कि जो आपका एटमॉस्फेयर रहता है उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, और टेम्परेचर और प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज होने की वजह से आप देखेंगे कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि लाइट जो है वो मतलब ये अलग अलग मीडियम फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लाइट है जब वो एक मीडियम मतलब एक से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी ऐसा उसे फील होगा, वो क्या होगा कि वो मतलब अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, और इस वजह से हमको हमारे ब्रेन को क्या है कि भाई वो हमेशा लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, तो आपको फील होगा कि वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मतलब ये है मतलब अपने हाइट से कुछ और हाइट पे आपको पता चलेगा। ठीक है, सर्टन हाइट मतलब कुछ ऊंचाई पर पता चलता है, उसका रियल कुछ और है, इमेजिनरी कुछ और है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि तारा जो है यानी स्टार्स जो होते हैं वो अपने रियल पोजीशन से थोड़ा ऊंचाई पर क्यों दिखाई देते हैं, कुछ हाइट पे क्यों दिखाई देते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को क्लियर करने जा रहे हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको इससे मैं दो क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर रहा हूं। पहला, स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं जबकि प्लैनेट डू नॉट, मतलब प्लैनेट्स ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, क्यों, ये आपको बताना रहेगा, या फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग, व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग। देखो स्टार्स के ट्विंकलिंग होने के पीछे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि ये अपने पोजीशन पे फिक्स ना हो करके, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखो पहले पॉइंट में आपको क्या बताना है, पहले पॉइंट में आपको ये बता देना है कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसका आप देखेंगे कि टेम्परेचर और ये स्टेशनरी नहीं होता, उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से तारा जो है वो अपने पोजीशन पे ना होकर के, मतलब ऐसा वो होता है, ऐसा फील होता है हमारी आंखों को, हमारी आईज को ऐसा फील होता है कि तारा अपने पोजीशन पे ना होके अपने पोजीशन पे से कंटिन्यूअसली चेंज होता हुआ दिखाई देता है, और चेंज होता हुआ दिखाई देने की वजह से जो तारा होता है, जो स्टार होता है, वो एक पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स आप लाइट का पॉइंट सोर्स होता है। लाइट का पॉइंट सोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइट मतलब एक ऐसा वो दिखेगा जिससे क्या होगा कि लाइट जो है वो किसी पॉइंट से आ रही है, लाइट जो है वो किसी पॉइंट से आ रही है। तो इसमें क्या फील होगा आपको, ये फील होगा कि तारा कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट जो है वो बंद हो रही है और चालू हो रही है, बंद हो रही है और चालू हो रही है।
और आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लैनेट क्यों ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, तो प्लैनेट ट्विंकलिंग ना करने के पीछे का जो लॉजिक है वो कुछ ऐसा है कि प्लैनेट जो होते हैं वो आप देखेंगे कि अर्थ से नजदीक होते हैं, जबकि जो स्टार्स होते हैं वो अर्थ से दूर होते हैं। प्लैनेट जो होते हैं वो अर्थ से नजदीक होते हैं, जबकि स्टार्स जो होते हैं वो प्लैनेट से दूर होते हैं, ये अर्थ से दूर होते हैं। तो दूर होने की वजह से वो पॉइंट सोर्स की जैसे होते हैं, जबकि प्लैनेट जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सोर्स की वजह से जैसे होते हैं। ग्रुप ऑफ सोर्स मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है। जैसे मैं अगर बात करूं मून की, तो ये आप देखेंगे कि क्या है, वैसे तो ये क्या है, सैटेलाइट है, सही बात है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसका साइज आप देखिए, तो ये आपका सबसे नजदीक का कोई आप बोल सकते हैं कि सबसे नजदीक का जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो आपका मून ही है। ओके, तो यहाँ पर मामला आप देखेंगे कि मून जो है सबसे नजदीक दिखता है, लेकिन वो आपको ट्विंकलिंग करता क्यों नहीं दिखता। चलिए मैं मान लेता हूँ कि जो चमकता है वो किसकी वजह से चमकता है, तो सन के जो लाइट है, सन की लाइट उस पर पड़ती है और सन की लाइट की वजह से वो चमकता है, लेकिन वो ट्विंकलिंग करता आपको नहीं दिखेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि वो एक्चुअली में क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट, मतलब लाइट सोर्स का ग्रुप है, मतलब बहुत बड़ा गुच्छा है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। दूसरा चीज, पहला मैंने आपको क्या बता दिया कि तारा जो है, स्टार जो है, वो अपने रियल पोजीशन से थोड़ा हाइट पे इमेजिन होता है। ऐसा क्यों, तो आपको बता देना रहेगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। और दूसरा ये कि स्टार्स, व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग एंड प्लैनेट्स डू नॉट, प्लैनेट्स ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं आपको बता देना रहेगा, और स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं वो आपको बता देना रहेगा। मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, आप प्रॉपर लिखेंगे, पॉइंट्स बन जाएंगे, आपके मार्क्स हो जाएंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है आपका, तीसरा पॉइंट ये है कि सनराइज और सनसेट को लेकर कॉन्सेप्ट है। तो पहले मैं इसको रफ कर रहा हूं, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सनराइज और सनसेट को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। मिराज और लूमिंग करके जो कॉन्सेप्ट है, एक मिराज और लूमिंग करके कॉन्सेप्ट है, वो मैं थोड़ा एक दो कॉन्सेप्ट और बता के फिर क्लियर करूंगा, तो शायद और बेटर क्लियर होगा। ठीक है, मैं पहले आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताऊंगा एंड देन मिराज और लूमिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा इसको पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, सनराइज और एंड सनसेट, ओके, तो सनराइज का देखो क्या होगा। सनराइज का मतलब होता है टाइम से पहले, मतलब सनराइज नहीं हुआ रहता है तभी हमको ऐसा थोड़ा फील होने लगता है कि सनराइज हो चुका है, मतलब सनराइज नहीं हुआ रहता है फिर भी हमको फील होने लगता है। अब यहाँ पर एक वर्ड किया गया हॉरिजॉन, मतलब हॉरिजॉन पे सन नहीं आया रहता है, हॉरिजॉन पे सन नहीं आया रहता है तभी हमको ऐसा लगता है कि सनराइज हो चुका है। और हॉरिजन से नीचे जाने के बाद भी, हॉरिजन से नीचे जाने के बाद भी आप देखेंगे कि हमको बहुत देर तक सन जो है वो दिखाई देता है, यानी सनसेट होने के बाद भी। मैं यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर करने के लिए थोड़ा वर्ड हिंदी में लिखता हूँ। ओके, तो सनराइज का क्या कॉन्सेप्ट है कि सनराइज के पहले, सनराइज होने के पहले, होने के पहले सनराइज हुआ है, हुआ है ऐसा फील होता है, ऐसा फील होता है। और सनसेट होने के बाद भी, होने के बाद भी कुछ देर तक, सम टाइम तक, कुछ देर तक सन दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। अब इन दोनों के पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखो जरा, यहां पर सनराइज होने का मतलब क्या है, सनराइज होने का मतलब होता है कि सन का हॉरिजन पे आ जाना, सन का हॉरिजन पे आ जाना। ये बताता हूं क्या होता है हॉरिजन, हॉरिजन पे पर आना, मतलब सन अगर हॉरिजन पे आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि सनराइज हो चुका है, सनराइज हो चुका है। और अगर सनसेट हो गया इसका मतलब क्या, सनसेट होने का मतलब सन जो है वो सन यहां पर हॉरिजन के नीचे चला गया है, सन हॉरिजन के नीचे चला गया है। अब चलिए
इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सनराइज सनसेट थोड़ा कुछ बातें पता चल गई होगी कि क्वेश्चन क्या है। मैं ये श्योर करता हूं कि जब भी आपसे इस पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ अभी तक ऐसा कोई साल नहीं गया है जहां तक मतलब जहां पर यहां से या तो 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बनते रहे हैं, हर साल बनते रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल भी क्वेश्चन आएगा और पेपर के बाद आप ये चीज देख सकते हैं। मतलब आप ये समझ के चलिए कि मैंने अभी तक जो भी पॉइंट बताए हैं, ये बहुत जल्दी वो सभी बातें मैं कवर करूंगा, लेकिन ये है कि जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चन फंसते हैं, ऐसी बात है। तो थोड़ा आप भी इस चीज को क्लियर करके रखिए, बाकी पेपर के बाद आप मिलेंगे, डोंट वरी। ओके, तो सनराइज मैंने बता दिया। क्वेश्चन क्या रहेगा कि सनराइज होने के पहले ऐसा फील होगा कि सनराइज हो चुका है, और सनसेट होने के बाद भी बहुत देर तक आपको सन दिखाई देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए अभी ये मान लीजिए कि आपका सन, ये आपका ये अर्थ है। ओके, ये आपका क्या है, अर्थ है। ओके, अब यहां पर क्या है, मान के चलते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन है। ओके, और यहां पर हॉरिजॉन मतलब यहां पर सन आ जाएगा तो ही आपको दिखाई देगा। हॉरिजॉन मतलब यहां पर सन आ जाएगा तो ही आपको दिखाई देगा। देखिए लॉजिक क्या होता है, यहां पर ये हॉरिजॉन हो गया, अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हॉरिजॉन, यहां भी लिख देता हूं हॉरिजॉन। ओके, अच्छा यहां पर इसके और सन के बीच में, अब ये है आपका सन, ये है आपका सन। अब यहां पर देखेंगे इसके और आपके सन के बीच में बहुत सारे एटमॉस्फेयर की लेयर है, सही बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर जो है वो स्टेशनरी नहीं रहता, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर, प्रेशर ये सब चेंज हो रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। और चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जब ये रे ऑफ लाइट आने लगेगी तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये बहुत सारी रिफ्रैक्शन के बाद आप देखेंगे कि कुछ बेंट डायरेक्शन से आप तक पहुंचेगी। और आपको क्या फील होगा, आपको तो ये पता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। आपके ब्रेन को ये पता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, और इस वजह से आपको फील होगा कि सनराइज हो चुका है। आपको ये फील होगा कि सनराइज हो चुका है, यानी ये सन की क्या है, रियल पोजीशन है, जबकि ये सन की क्या है, इमेजिनरी पोजीशन है। ये क्या है, रियल पोजीशन, रियल पोजीशन, जबकि ये क्या है, इमेजिनरी पोजीशन, इमेजिनरी पोजीशन, पोजीशन। ये किसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी आपको, सनराइज का कॉन्सेप्ट बताया। तो ये है सनराइज का कॉन्सेप्ट। अब आप इसको अपने वर्डिंग में प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, सनसेट का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। तो देखो मामला क्या होता है कि आपको सन जो है वो हॉरिजॉन पे तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि सनसेट हो चुका है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो सेम लॉजिक है, यहाँ पर बहुत सारे एटमॉस्फेयर की लेयर है। और होता क्या है कि जब सन आपको दिख रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से सन तो आपको दिख रहा है प्रॉपर, लेकिन सन की जो रेज है वो उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो अर्थ के किसी और पार्ट पे पड़ रहा है, वो अर्थ के किसी और पार्ट पे पड़ रहा है। सन के जो लाइट है उसका प्रॉपर रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो अर्थ के किसी और पार्ट पे पड़ रहा है। यानी हमको क्या दिख रहा है, हमको सन तो दिख रहा है, लेकिन सन का लाइट जो है वो हम पर नहीं पड़ रहा है। रात के टाइम आप देखेंगे, शाम के टाइम, तो वहां पर आपको दिखेगा कि सूरज जो है वो पहली बात तो बड़े आकार का दिखता है, और दूसरी बात देखेंगे तो दूसरा ये क्या है कि रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन उसकी लाइट आप सोचिए जरा कि जब सन इतना छोटा दिखता है 12 बजे, तो उसकी लाइट इतना, उसकी मतलब उसका हीट इतना ज्यादा रहता है। तो शाम के टाइम जब सन इतना बड़ा हो जाता है तो उसकी हीट तो और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जबकि नहीं होती है। उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम सन तो देख पा रहे हैं, लेकिन सन की जो लाइट है, सन की जो हीट है, वो हम पर ना आकर के उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, और वो किसी अर्थ के और पार्ट पे, मतलब दूसरे पार्ट पर पड़ रही है। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ सनराइज का और सनसेट का। सनसेट होने के बाद भी आपको सन बहुत देर तक दिखाई देता रहता है। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि जब तक वो हॉरिजॉन पे रहेगा तब तक आपको दिखाई देता रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन पे रहने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जो लाइट है, उसकी जो हीट है वो आप पर पड़ेगी। एक्चुअली उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो अर्थ के किसी और पार्ट पे, मतलब किसी और हिस्से पे उसकी हीट जो है वो इस टाइम पे पड़ रही है, यानी कहीं और पर सनराइज हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या क्लियर कर लिया है, यहाँ पर हम लोग ने, आप देखेंगे कि सनराइज और सनसेट का भी कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। अब यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपका पेपर में फंसना फिक्स है, या तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार फंसेगा,
या फिर स्टार की पोजीशन क्वेश्चन फंसेगा, या फिर प्लैनेट्स ट्विंकलिंग करते हैं, तो ये स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन फंसेगा, या फिर सनराइज या सनसेट से क्वेश्चन फंसेगा। आप जब भी कोई भी यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आप ये इंश्योर करेंगे कि आप डायग्राम कंपलसरी बनाएंगे, उसमें कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, तो अभी क्या करने जा रहे हैं हम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, यहां से फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो यहां से फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन पॉसिबल होंगे। तो पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जब आप क्या लेंगे, जब आप एक निकोल प्रिज्म लेंगे, नॉर्मली प्रिज्म लेंगे, निकोल प्रिज्म का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर एक प्रिज्म लेंगे, प्रिज्म को डिस्कवर कौन किया था, तो न्यूटन साहब ने किया था। तो जब यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रिज्म से व्हाइट रे ऑफ लाइट जाती है, जब व्हाइट रे ऑफ लाइट जाती है तो उसका होता क्या है कि वो अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है, वो अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। उसी को आप क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इस तरीके से भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। और यही होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आप यहाँ पे दिखेंगे, ये है व्हाइट लाइट, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, 7 कलर का पूरा एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जो कि विजिबल लाइट होगी। और ऐसा आपने किया होगा कि जब आपने न्यू स्केल लिया होगा और न्यू स्केल को कुछ व्हाइट रे ऑफ लाइट के पास कुछ आप इस तरीके से उसको मूव करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप व्हाइट रे ऑफ लाइट जो है वो डिस्पर्जन ही करती है। आप देखेंगे सबसे ऊपर जो रहेगा वो रेड होगा और सबसे नीचे यहाँ पर वायलेट होगा। तो विब्योर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, विब्योर। ओके, विब्योर का लगेगा, यानी कि डिस्पर्जन के बाद कौन सी लाइट सबसे ज्यादा झुकती है और कौन सी लाइट सबसे कम झुकती है। तो जो रेड लाइट है, यहां से ये क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो रेड लाइट जो रहेगी वो सबसे कम झुकेगी, रेड लाइट सबसे कम बेंट होगी। रेड लाइट मिनिमम बेंट होती है, बेंट्स, जबकि वायलेट लाइट जो है वो सबसे मतलब मैक्सिमम बेंट होती है। वायलेट लाइट मैक्सिमम बेंट्स, सबसे ज्यादा कौन बेंट्स होगा, यहाँ पर वायलेट लाइट। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकंड कौन बेंट होगा। तो विब्योर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप यहाँ पर आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट से क्वेश्चन बनेगा, आप थोड़ा इसको लेकर अलर्ट रहिएगा। मेन क्वेश्चन यहाँ से यही बनने वाला है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं जो आपके बुक में है, मैं उसको यहाँ पर क्लियर करा दे रहा हूँ, थोड़ा वो भी आप रेडी रखना। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है जो आपसे कि लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसी को आप क्लियर कट रखना। मतलब वो पॉइंट अभी मैं जो बोलूंगा वो आप पॉइंट लिख लेना और उतना ही पॉइंट आप रेडी करके रखना, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू व्हिच आवर आईज आर द सेंसिटिव। हाँ, तो देखिए मैं यहाँ पर पॉइंट बोल रहा हूँ, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू व्हिच आवर आईज आर सेंसिटिव इज बिटवीन 400 एंड 700 नैनोमीटर। यानी 400 से 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ रहता है, 400 टू 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ रहता है, ये क्या है, ये वो वेवलेंथ है जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है, जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है। और यही देखो ये वेवलेंथ है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, वेवलेंथ है और ये विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है। ये वो वेवलेंथ होता है जिसको हमारी लाइट जो है वो सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है, देख सकती है। ठीक है, तो ये आपको यहां से पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे
कि वायलेट हैज, जहां पे रेड जो है देखेंगे आप जरा, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा यानी 700, और वायलेट का वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगा यानी 400। तो यहाँ पर ये 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ रखता है, जबकि ये 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ रखता है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है, आपको क्लियर कट होनी चाहिए। ओके, इसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, उसका फैक्ट्स क्या होता है, आपके बुक की कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रेड लाइट जो है, यहाँ पर रेड लाइट जो है वो सबसे मिनिमम बेंट होगी कब, जब लाइट का डिस्पर्जन होगा, उसका वेवलेंथ जो है वो 700 नैनोमीटर है। इसके बाद वायलेट लाइट जो है उसका वेवलेंथ जो आप देखेंगे उसका सबसे मैक्सिमम ये होगा, मतलब सबसे ज्यादा बेंट होगी डिस्पर्जन के बाद, और आप देखेंगे उसका जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। अपनी जो विजिबल लाइट है जिसको हमारी आईज जो है वो सेंस कर सकती है, वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है। तो ये वेवलेंथ वाली लाइट्स होती है। और डिस्पर्जन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। निकोल प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। निकोल प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक लाइट है जो कि प्रिज्म से पास हो रही है, और उसको आपको क्या करना है, मतलब व्हाइट रे ऑफ लाइट ही फिर से निकालनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर निकोल प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी। और ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे से अटैच होंगे, ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे से अटैच होंगे। आप देखेंगे कि ये आपका पहला प्रिज्म है, ये आपका दूसरा प्रिज्म है। तो यहाँ से लाइट जाएगी तो अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी, फिर यहाँ से लाइट जब इसमें जाएगी तो 7 कलर में वापस इकट्ठा हो जाएगी, और फिर से यहाँ पर आपको व्हाइट रे ऑफ लाइट ही मिलेगी। इसी को आपको निकोल प्रिज्म बोला जाता है, निकोल प्रिज्म, निकोल्स प्रिज्म, प्रिज्म। ओके, तो बस इतनी सी बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, बाकी और उतना ज्यादा कुछ काम का नहीं है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको क्लियर हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बाद आपको पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो वो अभी कवर करते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना जो मिराज का कॉन्सेप्ट बाकी था वो हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ओके, अभी जो टॉपिक है वो है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अभी सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं कि क्या है पार्शियल और क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो थोड़ा डायग्राम आप पहले क्लियर कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन हर बार आता रहा है, तो आप थोड़ा इसको प्रॉपर क्लियर करके रखना। ओके, ये सब नॉर्मल्स हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ऊपर है वो आपका रेरर मीडियम होना चाहिए। कुछ कंपलसरी ये है, कंडीशंस हैं। ऊपर रेरर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, और लाइट रे हमेशा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रांसफर होनी चाहिए, तभी है। मतलब लाइट रे जो है, इंसिडेंट रे जो है, वो अब तक आपने देखा कि रेरर मीडियम से आ रही थी, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो लाइट रे है वो हमेशा डेंसर मीडियम में आनी चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है, ये कंपलसरी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मान लीजिए कि आपका लाइट सोर्स है, ये आपका लाइट सोर्स है, आप यहाँ पर लिख लेते हैं लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। तो जब लाइट सोर्स से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ पर आती है, तो होगा क्या कि लाइट क्या होगा, कुछ तो यहाँ पर रेरर मीडियम में ट्रांसफर हो जा रही है, मतलब कुछ लाइट जो है वो रेरर मीडियम में ट्रांसफर हो गई, कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, और आप देखेंगे कि वो अंदर की ओर आ गई, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि ये वाटर है और ये एयर है, ये एयर, और जबकि ये वाटर, वाटर है। ओके, तो कुछ लाइट जो है वो यहाँ पर रेरर मीडियम में चली गई, जबकि कुछ का रिफ्लेक्शन हो गया डेंसर मीडियम में। दूसरी कंडीशन, अच्छा यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये था आपका I1 और ये था, सॉरी ये था आपका I1 और ये था आपका R1। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है कि रे ऑफ लाइट जो है वो आई नॉर्मल पर, और उसने भी क्या किया, कुछ रे ऑफ लाइट इधर चली गई, मतलब बाहर चली गई रेरर मीडियम में, कुछ रे ऑफ लाइट जो है वो
यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि जो रे ऑफ लाइट जो है वो ना बाहर गई और ना अंदर गई, वो एकदम सरफेस पे ही रह गई, मतलब वाटर के सरफेस पे ही रह गई, यानी ना बाहर गई ना अंदर गई। यहाँ पर ये क्या है, I2 है और ये जो है वो R2 है। ओके, तीसरी कंडीशन में क्या है, ये है I1 या सॉरी ये I, आप मान के चलिए इसको क्रिटिकल एंगल बोला जाता है IC, और यहाँ पर R की वैल्यू जो रहेगी वो 90 डिग्री रहेगी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल एंगल किसको बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल किसको बोला जाता है, तो I का वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ I फॉर विच रिफ्लेक्टेड एंगल, याद रख लेना, द वैल्यू ऑफ I फॉर विच R इज इक्वल टू 90 डिग्री, R जो रहेगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री आपको मिलेगा, उसी को आप क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिया, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ I फॉर विच, यहाँ पर एंगल ऑफ, देखो, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच the value of angle of refraction is 90 degree, that is called critical angle। मतलब I के जिस वैल्यू के लिए R की वैल्यू 90 डिग्री होगी उसको आप यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। उसको किससे दिखाया जाता है, तो IC से दिखाया जाता है। ओके, लेकिन अगर ऐसा होगा, देखिए यहां तक अभी देखेंगे, सबसे पहले इतना था तो इतना बेंड हुआ, फिर इतने पे गया थोड़ा और बेंड हुआ, फिर इस पे गया, यहाँ पर सरफेस पे आ गया है। लेकिन अगर IC से ज्यादा मैंने एंगल बना दिया, अगर मैंने IC से ज्यादा बना दिया, यहां पर जो I है, अगर मेरा I बड़ा होगा IC से, तब क्या होगा, तब पूरी लाइट जो है वो कहां पर आएगी, अंदर आएगी, अंदर आएगी। और इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मैंने आपको दो कंडीशन बताया। पहले, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहां से आनी चाहिए, इंसिडेंट रे कहां से आनी चाहिए, हमेशा डेंसर मीडियम से आनी चाहिए, डेंसर मीडियम से आनी चाहिए। और दूसरा मैंने क्या बताया कि I की वैल्यू जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये दो कंडीशन रहेगी तो ही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपने ये पॉइंट क्लियर किया है। अच्छा, पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या है, ये दो जो कंडीशन है इसको पार्शियल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। पार्शियल मतलब कुछ लाइट जो है, पार्शियल रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट होना, कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जा रही है, तो इसको पार्शियल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 जो है वो पार्शियल रिफ्लेक्शन को दिखा रही है, कंडीशन 3 जो है वो क्रिटिकल एंगल को दिखा रहा है, और कंडीशन 4 जो है वो आपका यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है। क्लियर है? अभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन कवर कर लिया है हमने। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हमने कवर कर लिया है, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर इसके अलावा क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो हमने कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन लगातार बनते रहे हैं। अब हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, मिराज और लूमिंग के कॉन्सेप्ट को। तो मिराज और लूमिंग के कॉन्सेप्ट को, चलो तो मिराज और लूमिंग, ये दोनों के कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं। मिराज, देखो ये बहुत रेयर इवेंट है, मिराज और यहाँ पर लूमिंग, ये बहुत रेयर इवेंट मतलब इवेंट्स है। मतलब आप अगर बोला जाए कि 12 साल के हो तो 12 साल में 12 बार भी नहीं देखे होगे, ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो मिराज जो और ये लूमिंग जो है ये रेयर कॉन्सेप्ट है। मिराज में आपको क्या होगा, आपको ये मिराज जो है वो गर्मी के दिनों में यानी समर में आपको देखने को मिल सकता है, और ये आपको विंटर सर्दियों के दिनों में मिलेगा, विंटर सर्दियों के दिनों में देखने को मिल सकता है। गर्मी में रेगिस्तान में आपको यानी डेजर्ट इलाके में देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर आपको विंटर में आप देखोगे समुद्र के किनारे, नियर द सी शोर, नियर द सी शोर, सी शोर आपको ये देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा, यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि आपको डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में कहीं बहुत बड़ा तालाब है, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आगे बहुत बड़ा तालाब है, तो यानी ये सोर्स ऑफ वाटर फील होगा, सोर्स ऑफ वाटर के आगे बहुत बड़ा पानी का कुछ तो सोर्स है, हो सकता है तालाब, हो सकता है नदी। यहाँ पर आपको क्या फील होगा कि कोई बहुत बड़ा जहाज है जो आसमान से आ रहा है, कोई बहुत बड़ा जहाज है जो आसमान से आ रहा है। यहाँ पर शिप कमिंग फ्रॉम स्काई, शिप कमिंग फ्रॉम स्काई,
कमिंग फ्रॉम स्काई। अब इस दोनों कॉन्सेप्ट को मैं समझते हैं। सबसे पहले आप मिराज को समझते हैं। देखिए यहां पर होता क्या है, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कि एक पर्सन था, ओके, और ये यहां पर कुछ दूरी पे एक ये है, ओके, एक नारियल का झाड़, ओके। अब यहाँ पर है क्या कि एक्चुअली आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में होता क्या है कि जमीन गर्म हो जाती है, और जमीन गर्म होने की वजह से यहाँ पर जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाएगी, यहाँ पर जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी, ओके। तो गर्म होने की वजह से यहाँ पर रेरर मीडियम बन जाएगा, यहाँ पर रेरर मीडियम बन जाएगा, और ऊपर डेंसर मीडियम बन जाएगा अपने आप, डेंसर मीडियम बन जाएगा अपने आप। और डेंसर मीडियम होने की वजह से आप देखेंगे कि जो लाइट आएगी, ओके, तो कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान देना, ये अच्छा, ये क्यों डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, ये तो एटमॉस्फेयर की वजह से चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से, तो डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन मैंने पता है कि लाइट जब जो है डेंसर से रेरर मीडियम में आएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही बताता है कि वो टोटल उसका क्या होगा, जब डेंसर से रेरर मीडियम में आएगी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और मुझे ये बात पता है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है डिस्टेंस, तो मुझे एक्चुअली में जो ये है वो यहां पर दिखाई देगा, यानी कुछ इस तरीके से, मतलब ये ऐसा कुछ लगेगा कि ये जो मेरा ये कहते हैं कि मतलब कोकोनट ट्री है, ये एक्चुअली में उल्टा है। और उल्टा कब बनता है, आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पर पानी वगैरह है और ये आपको ऐसा कुछ हिलता हुआ प्रतीत होगा, तो कुछ हिलता हुआ फील होगा और आपको फील होगा कि भाई यहाँ पर डेजर्ट वाले इलाके में ऐसा कुछ ये है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वाटर का सोर्स है जिसमें आपको इसकी परछाई यानी इसका शैडो दिखाई दे रहा है। तो ये आपको कब दिखाई देगा, मिराज में, ठीक है। डेजर्ट वाले इलाके में ये फीलिंग मतलब ये आपको फील हो सकता है। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, विंटर में लूमिंग आपको दिखाई देगा। तो लूमिंग में देखो होगा क्या, यहाँ पर कि नॉर्मली मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ओके, यहाँ पर आप खड़े हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि मान लीजिए कि ये शिप है, अब ये ठंडी वाला इलाका है, एकदम ठंडी वाला, विंटर का टाइम चल रहा है, और विंटर के टाइम में होगा क्या कि मान लीजिए समुद्र का पानी पूरा ठंडा है, और ठंडा होने की वजह से नीचे जो रहेगा वो डेंसर हो जाएगा, मतलब ये जो है ये यहाँ पर डेंसर मीडियम बन जाएगा, और ऊपर का पानी का नॉर्मली रहने की वजह से रेरर मीडियम बनेगा। तो ऊपर पानी थोड़ा गर्म, मतलब ऊपर हवा गर्म रहेगी तो रेरर मीडियम, और नीचे पानी यहाँ पर डेंसर मीडियम, ओके। अब मान लीजिए कि जहाज यहाँ से आ रहा है, ये जहाज यहाँ से आ रहा है, ओके। तो ये जहाज जब यहाँ से एंट्री करेगा तो होगा क्या कि डेंसर मीडियम से लाइट आप देखेंगे डेंसर मीडियम है और ये आपका रेरर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से हवा निकलेगी, थोड़ा मैं इस तरीके से इसका इमेज बना रहा हूं, छोटा ये रहना चाहिए, थोड़ा ये दूर है, ठीक है। तो आप देखें कुछ इस तरीके का इमेज है, ओके। तो यहां से जो जहाज बड़ी सी आ रही है, ये यहां से सबसे पहले इसका कुछ इमेज निकलेगा, और निकलने के बाद आप देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और वो यहाँ पर इस तरीके से बेंड होते हुए आपके आईज तक पहुंचेगा। लेकिन आपके आईज को क्या पता है कि जो ये है लाइट है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करता है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और जिस वजह से क्या होगा कि आपको फील होगा कि जहाज यहाँ स्काई से कहीं से आ रहा है, यहाँ स्काई से कहीं से आ रहा है, जबकि वो कहां से आ रहा है तो आपको पता है, ठीक है। तो ये आपको लूमिंग जैसा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिखाई दे सकता है, ये है लूमिंग और ये है यहाँ पर मिराज। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और अगर हो सके पेपर में तो डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ये है आपका रियल और ये है आपका यहाँ पर इमेजिनरी इमेज, ऐसी ये है आपका रियल इमेज और ये है आपका इमेजिनरी इमेज। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर मिराज और लूमिंग भी हो चुका है। एक कॉन्सेप्ट है रेनबो का, तो रेनबो के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रेनबो का फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली में तीन इवेंट्स जो है उनका कलेक्टेड, मतलब एक बोला कंबाइंड मिक्सचर है, तीन इवेंट्स जो है वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो तीन इवेंट्स में देखते हैं क्या क्या है। एक तो आप देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा,
एक आप देखेंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन जैसी चीजें हो सकती है, और एक आप देखेंगे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, और एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीन बातें यहां पर होंगी, और ये तीनों बातों का कंबाइंड जो ये है, इससे आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा इवेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये नहीं मिलता, मतलब रिफ्लेक्शन, ये रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा। ये तीन यहाँ पर है, तीनों से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए कैसा क्या स्ट्रक्चर होगा। पहले मान लीजिए कि ये पानी की बूंद है, ओके, तो यहाँ पर लाइट क्या हुई, मतलब मान लीजिए कि पानी, ये लाइट आई, सबसे पहले उसका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के अलावा क्या होगा, यहाँ पर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, और 7 कलर में डिवाइड होने के बाद जब उसका टोटल, यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, 7 कलर में डिवाइड हो गई है, और 7 कलर जो है वो अलग अलग कुछ बाहर आएंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको बुक में भी वैसे कुछ डायग्राम दिया गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कौन सी है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले लाइट आई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन हुआ होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हुआ, उसका डिस्पर्जन हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्पर्जन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, हाँ, उसका रिफ्रैक्शन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर ये तीनों का जो कंबाइंड ये है, कंबाइंड इवेंट है, ये आपको मिलाकर क्या मिलता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और रेनबो का फॉर्मेशन में अलावा आप कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है। रेनबो का फॉर्मेशन होता है जब ऐसा कंडीशन हो कि बारिश तुरंत जाए, मतलब बारिश तुरंत गई हो, और उसके बाद आप देखेंगे कि बारिश जाने के बाद तुरंत सूरज आ जाए, यानी सन जो है वो निकल कर आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, आपके एटमॉस्फेयर में अभी भी वाटर के छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, वाटर के छोटे छोटे बबल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और वो छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं एक्चुअली में वही का जो है वो ये तीन इवेंट्स को दिखाते हैं, एक रिफ्रैक्शन, एक डिस्पर्जन, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इन तीनों का जो कंबाइंड एक बोला जाए ये होता है, वो आपको रेनबो के फॉर्म में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि सच में एक बहुत ज्यादा अद्भुत क्या होता है, नजारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन आपको क्लियर हो चुका है, बोलिए। चलो कोई बात नहीं, अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार सब कुछ समराइज करते हैं, और फिर हम लोग इसको यहीं पे द एंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कवर किया, रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कवर किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन कवर किया, रिफ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कवर किया, फिर हम लोगों ने कुछ ग्लास स्लैब के कॉन्सेप्ट को देखा, ग्लास स्लैब के कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोग ने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोगों ने देखा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में कोई लाइट जा रही है तब क्या होगा, और सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है तब क्या होगा। इसके अलावा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम लोग ने देख लिया। फिर मैंने बताया कि लाइट अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो जो मतलब लाइट होती है, मतलब रे ऑफ लाइट होती है, वो बेंट हो जाती है नॉर्मल की ओर, जबकि सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट जो रहती है वो क्या हो जाती है, अवे गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर जाती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का कॉन्सेप्ट समझा। हम लोगों ने देखा कि प्लैनेट ट्विंकलिंग करते हैं, ये स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। क्यों क्यों क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि स्टार की रियल पोजीशन क्या होती है, उससे वो कुछ हाइट पे क्यों दिखाई देता है। फिर हम लोगों ने देखा कि सनराइज और सनसेट के पीछे का कॉन्सेप्ट। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कवर किया। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रेड रे ऑफ लाइट जो होती है उसका जो वो झुकती है डिस्पर्जन के बाद वो सबसे कम झुकती है, और इसके अलावा वायलेट जो होती है वो सबसे ज्यादा झुकती है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा कि मतलब 400 से ये नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक आप देखेंगे कि ये वेवलेंथ है, किसकी वेवलेंथ है, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। फिर इसके अलावा हम लोगों ने क्या पॉइंट देखा है, फिर हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बात किया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है।
फिर हम लोग मिराज के कॉन्सेप्ट को देखा, लूमिंग के कॉन्सेप्ट को देखा, मिराज कहाँ होता है वो भी मैंने बता दिया, लूमिंग कहाँ होता है वो भी मैंने क्लियर कर लिया, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोगों ने देख लिया, कौन से 3 इवेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनबो फॉर्मेशन में वो भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमने छठवां चैप्टर जो है उसको ओवर कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं 7वें चैप्टर के साथ। तब तक के लिए